विद्वान है, अच्छे वक्ता भी है। कुछ हमने बीच-बीच में क्लिप भी हमने सुनी थी हमारे गांधीनगर में जो कार्यक्रम होने वाला था, और अपने यहाँ गांधीनगर में ही बोल सकते हैं, जो एसजी हाईवे पर जो मंदिर है, तो वहाँ भी प्रतिदिन हर सप्ताह होता है, वहाँ भी आपका प्रवचन होता है। आप सब मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और वक्ता के रूप में हमें आपके सब विचार सुनने को हमें मिलेगा। आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। जी, उकरानी जी, अशोक भाई। हाँ जी, नमस्ते जी। क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। अच्छा, और पीछे जो स्क्रीन है वो स्क्रीन ठीक दिख रहा है? क्योंकि शायद बीच में मैं स्क्रीन दिखाना चाहूंगा हमारी चर्चा के लिए। हाँ जी, पर मतलब आप बीच में हो। हाँ जी, स्क्रीन आपका के बीच में बैकग्राउंड। आप दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मान लो हम जब हट जाएंगे तो ये ठीक से पढ़ाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, जी अच्छा, जी। ये मतलब उल्टा तो नहीं दिख रहा, ये ठीक से आपको पढ़ाई दे रहा है? हाँ, बिल्कुल सामने है। बिल्कुल हाँ, महर्षि ठीक। दयानंद सरस्वती और उस प्रकार से भारत का आपने लिखा है, बस वहां तक मैं पढ़ सकता हूँ। हाँ, हम जब आपको कभी कभी इसकी चर्चा बताएंगे तो हाँ, ये आपको इस तरह से होगा कि कुछ चीजें हमने आपके लिए संकलित की हैं, इनमें से भी हम दिखाएंगे। जी जी, आपने टीवी स्क्रीन पर बहुत अच्छी तरह से टीवी या हाँ, तो मोबाइल। हाँ टीवी है, हाँ जी। चलो, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी, थोड़ी डिटेल्ड हैं, जिस तरह का विषय हम लेना चाह रहे हैं, तो वो ध्यान में रखते हुए कुछ लिखा हुआ भी दिखाने की आवश्यकता आज पड़ेगी। और आवाज में उम्मीद है कि आवाज भी स्पष्ट आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है जी। हाँ, ठीक है, बढ़िया है। अब जैसे मुनि जी से बात हुई थी, शायद रिकॉर्डिंग भी हम कर रहे हैं इस सेशन की। हाँ जी, हो रही है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने जब मुनि जी से पूछा, वैसे बड़ौदा में जब मिले थे, आचार्य दिनेश जी भी साथ में थे, तो वहाँ ये बात चली थी कि कभी इस तरह के सेशन जो मुनि जी करते हैं उसमें चर्चा के लिए हम ज्वाइन हों। तो आज उनका फोन आया, फिर हमने विषय की बात की, उनको हमने फिर से फोन किया, तो हमने सिर्फ उनसे एक प्रश्न पूछा कि ये आप कब कब करते हैं, क्या ये साप्ताहिक है या क्या है? तो हमें बढ़िया क्या लगा कि उन्होंने तुरंत बताया कि ये तो रोज का है, ये जो आपकी सभा है वो रोज भरी जाती है। तो इनमें 20-25 लोग रोज शामिल हो जाते हैं, ऐसा वो कह रहे थे। तो जो सज्जन देवियां इस सभा में शामिल हुई हैं, अगर थोड़ा उनके लिए हम जान लें कि कहाँ कहाँ से हैं या किस तरह का समूह है। गांधीनगर से हैं ज्यादा प्रतिभागी? नहीं, ऐसा नहीं है। गांधीनगर से है, बड़ौदा से भी है, और कभी हरिद्वार से भी होते हैं, मुंबई से भी होते हैं, अलग अलग से। गुजरात बाहर के भी है, तो हमें हिंदी ही बोलना पड़ता है। हिंदी ही बोलना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छी बात, अच्छी बात। तो इस ग्रुप में इस तरह के बढ़िया काम जो रोज के हो रहे हैं, उसमें जब पहली बार मेरा भाग लेना हुआ है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और अच्छा लग रहा है कि इस तरह का तकनीक का उपयोग करके हम आध्यात्मिक और राष्ट्रीय चर्चाएं कर पा रहे हैं घर बैठे, और अच्छी सी संख्या में लोग उसमें जुड़ भी रहे हैं। जो विषय की बात मुनि जी से चली, तो उन्होंने हमें कहा कि आप देख लो कौन सा विषय लेना है, जो उपयुक्त लगे वो ले सकते हैं। और थोड़ा विचार करने पे हमें समझ में आया कि 26 जनवरी के ही दूसरे दिन हम ये पहली बार की चर्चा कर रहे हैं, तो गणतंत्र दिवस के दूसरे ही दिन की है, तो क्यों ना उसी विषय पे बात की जाए। अभी भी ताजा है वो पर्व हमारे लिए, तो इसलिए ये विषय हमने चुना कि गणतंत्र दिवस के दिन एक
ऋषि भक्त के मन में क्या विचार आने चाहिए, क्या उसको सोचना चाहिए या क्या विचार सामग्री उसके पास होनी चाहिए। तो गणतंत्र दिवस जिसको हम संविधान के अमल में आने का दिन मानते हैं, 26 जनवरी 1950 से हमारा भारत का संविधान लागू हुआ और उस दिन को हम प्रजासत्ताक दिन या गणतंत्र दिन के तौर पे मनाते हैं। तो ऋषि भक्त के मन में जब भी वो समाज को देखे या अपने आसपास होने वाली किसी भी घटना को देखे तो उसके मन में ये विचार आना चाहिए कि इसमें क्या वैदिक है, क्या अवैदिक है, क्या वेदों का प्रभाव है, क्या आर्य समाज का इसमें कोई काम दिखता है या काम नहीं हुआ ऐसा दिखता है, और कोई विचार, कोई घटना, कोई इतिहास की बात अगर हमने सुनी तो वो अगर ऋषि के जीवन के दौरान की है या ऋषि के जीवन के बाद की है, तो यह भी विचार मन में आना चाहिए कि क्या ऋषि का कोई इसमें योगदान रहा, प्रभाव रहा, या हो सकता है कि ऋषि ने कुछ हमारे लिए छोड़ा था लेकिन हम उस घटना को प्रभावित नहीं कर पाए उनके सिद्धांतों के आधार पे। तो जब इस बात को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि संविधान का काम जो हुआ, संविधान बनने का जो काम हुआ, भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1947 के बाद 1949 तक वो काम चला और नवंबर 49 में कंप्लीट हुआ। नवंबर 49 की 26 तारीख को संविधान बिल्कुल फाइनल हो गया और संविधान सभा ने उसको तैयार करके अप्रूव कर लिया और उसमें ऐसा लिखा कि इसका अमल हम 26 जनवरी 50 से करेंगे। तो ये करीब करीब आप समझिए कि 2 महीना बाद की उन्होंने एक तारीख उसमें निश्चित करी। तो जो 2-3 साल का काम चला, संविधान सभा ने संविधान लिखने का काम किया, तो उसमें बहुत सारे सदस्य बने थे संविधान सभा में जो सम्मिलित हुए थे, जिसमें आप और हम सभी जानते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी थे और भी बड़ी बड़ी हस्तियां उसमें थी। तो इतिहास को अगर खंगालें हम तो हमें पता चलता है कि इसमें कई सारे अच्छी संख्या में ऋषि विचारधारा से प्रभावित सदस्य भी थे जो संविधान सभा के सदस्य थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसे कहते हैं। और संविधान सभा ने बहुत सारी बैठकें करके, बहुत बढ़िया मेहनत करके संविधान की जब तैयारी की, तो जितनी भी उनकी बैठकें हुई, उन बैठकों में जो जो चर्चा हुई, जिस जिस सदस्य ने जो जो निवेदन किया, जो प्रवचन दिया, जो कुछ डॉक्यूमेंट अगर उन्होंने प्रस्तुत किए, तो उस सब को रिकॉर्ड किया गया है, उसका पूरा इतिहास बनाया गया है और वो पूरा इतिहास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कशंस के नाम पे उपलब्ध है। तो इसका मतलब हम जो भी आजकल संविधान सभा ने क्या किया, किस प्रस्ताव को कितना माना, नहीं माना, किस सदस्य ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, वो सब पढ़ते हैं। वो सब किसी के एक व्यक्ति के कहने मात्र से नहीं है, वो सब रिकॉर्ड उपलब्ध है और उसमें पढ़ के बहुत सारी नई नई बातों की जानकारी होती है। हम आपको बताएं, थोड़ी चर्चा हो सकता है आपको कानूनी जैसी लगे, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जो मेहनत करता होता है बड़ी सूक्ष्म बातों को सीखने समझने की, वो तो कानून से भी गहरी बातें होती हैं, तो उसके लिए कानून समझना कोई बहुत इतना मुश्किल नहीं होता। जो व्यक्ति ईश्वर जीव प्रकृति की बातें समझ सकता है, गूढ़ आध्यात्मिक बातों को वो जान समझ सकता है, उस पर चर्चा करता है, प्रश्नोत्तरी करता है, तो उसके लिए ये बातें समझना कुछ कठिन नहीं है। तो हम आपको ये भी बताएं कि कई बार देश का सर्वोच्च न्यायालय भी जब संविधान के किसी प्रावधान को समझना होता है या उसका अर्थघटन करना होता है, तो वो पीछे जाके संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की चर्चाओं को भी पढ़ते हैं जाके, कि उस चर्चा में क्या चर्चा हुई थी, उस विषय पर क्या चर्चा हुई थी, तो हम इसका अर्थघटन ये करें या ये न करें। तो मतलब ये हुआ कि संविधान
सभा की चर्चाओं का जो महत्व है वो इतना सारा है कि हम उसी से ही आगे मार्गदर्शित होके संविधान को समझते हैं। तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसके आधार पे हमारा देश चलता है, ये हमारे सभी कानूनों से ऊपर है। संविधान को आप ये समझ सकते हैं कि जैसे देश हम हमारे आपके लिए जैसे वेद सबसे ऊपर है और वेद के आधार पे बाकी का सब कुछ ज्ञान होना चाहिए, वैसे नागरिक शास्त्र में, राज्य शासन में, कानून में संविधान सबसे ऊपर है और बाकी सभी कानून संविधान के आधार पे होने चाहिए। अगर कोई कानून संविधान के आधार पे नहीं है तो उस कानून को रद्द कर सकते हैं। आप उस कानून को अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बिल्कुल खारिज कर सकती है कि भाई देखो ये जो संविधान के विरुद्ध है उसको हम नहीं मानेंगे। इसलिए संविधान का ज्ञान इसलिए होना भी जरूरी है कि हमें पता चले कि यह कानून संविधान के अनुसार है या संविधान के अनुसार नहीं है। एक वैदिक धर्मी व्यक्ति की बुद्धि इतनी तीव्र तो होती है कि इस बात को वो झट से पकड़ ले। और जब हम बात करने बैठे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के योगदान की या स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कैसे प्रभाव हुआ भारत के संविधान पर उसकी, तो एक विशेष बात यह कोई व्यक्ति पूछ सकता है आपसे, वो कहेगा कि भाई तुम हर बात में स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कैसे ला सकते हो? ऐसा प्रश्न तो कोई कर सकता है ना। आप जानते हैं कि आर्य समाज के मंचों से यह बात बड़ी स्पष्ट कही जाती है कि देखिए, हाँ, स्वतंत्रता संग्राम में भी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उसमें सबसे ज्यादा जो थे वो आर्य समाजी थे। आपने ये बात बहुत मंचों से सुनी है और बहुत लोग इसको, विद्वान लोग कहते रहते हैं। तो जो व्यक्ति आर्य समाज से प्रभावित नहीं है वो तो यह विचार करेगा कि ये लोग तो जहां जाते हैं वो कहते हैं ये भी हमारा था, ये भी हमारा था, लाला लजपत राय जी हमारे थे, भगत सिंह आर्य समाजी परिवार के थे और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए वो तो सत्याग्रह प्रकाश पढ़ते थे और सब हमारी ही विचारधारा से प्रभावित थे। तो शायद आप और हम तो आपस में मिलके मान ले एक दूसरे की बात, लेकिन बाहर का व्यक्ति कह सकता है कि भाई तुम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करते हो जिनकी हत्या 1883 में हो गई और संविधान बना 1947 के बाद उसका काम शुरू हुआ और 1949 तक चला। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के संविधान पर प्रभाव की बात आप कैसे कर सकते हो? ऐसा कोई कह सकता है हमें और हमारी बात को सीधे सीधे उड़ा सकता है। तो हम अपनी बातें शुरू करें कि भाई कहाँ कहाँ हमें उनका प्रभाव दिखा या अभी भी दिखता है, उससे पहले हम आपको एक बहुत बड़े व्यक्ति की उनके किताब में लिखी हुई बात और उनके प्रवचन में कही हुई बात दिखाना चाहते हैं। तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि एक सबूत के तौर पे हम उसका उपयोग कर सकते हैं कि हम क्यों कहते हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बड़ा विशेष प्रभाव भारत के संविधान के बनने में रहा है। आपने इनका नाम सुना ही हुआ है। मैं स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो अभी सज्जन और देवियां जुड़े हुए हैं, उन्होंने इनका नाम सुना होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं, उनकी पहचान में अगर हमें कुछ बताना हो तो मैं तो दर्शन शास्त्र के एक विद्यार्थी के नाते ये कहूंगा कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा पढ़ी जाने वाली इंडियन फिलॉसफी नाम की पुस्तक भी लिखी है, जो कॉलेजों में भी दर्शन शास्त्र में पढ़ाई जाती है। और इस तरह की दर्शन शास्त्र पे और भी कई पुस्तकें लिखी हैं। ये एक इनकी एक पहचान है। तो ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे, बड़े विद्वान, उच्च कक्षा की सोच रखने वाले, दर्शन शास्त्र पे भी
पुस्तक लिखने की हस्ती रखने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और उसके बाद बात करें तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति हुए 1952 में और ये पहले उपराष्ट्रपति हुए। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद की बात आई तो दूसरे राष्ट्रपति भी डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। मतलब 1962 में ये राष्ट्रपति बने थे देश के। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसका सबूत अभी पेश करने वाले हैं, वो भारत के राष्ट्रपति थे। उन्होंने जैसे और कई पुस्तकें लिखी, वैसे एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम अभी आपको यहाँ दिखा रहे हैं, लिविंग विथ अ पर्पस, टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। ये लिविंग विथ अ पर्पस टर्निंग ड्रीम इनटू रियलिटी कैसी पुस्तक थी? कई सारे महापुरुषों के जीवन के विषय में उन्होंने छोटे छोटे लेख लिखे थे। और उन सारे महापुरुषों में एक नाम हमारे आपके ऋषि का भी है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी पर भी एक पूरा लेख है इस पुस्तक में। और इस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा है ये जानने जैसी बात है। क्योंकि पुस्तक इंग्लिश में थी तो वो जो उनकी लिखाई है वो हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी भी पढ़ेंगे कि स्वामी जी के बारे में भारत के राष्ट्रपति 1962 में जो बने वो क्या कहते हैं अपनी प्रकाशित पुस्तक में। उन्होंने स्वामी जी के लिए लिखा है, ये भाषा उनके बारे में हमें देखने को मिल रही है। आप इसको अभी ध्यान से देख सकते हैं। हम आपको इसको पढ़ के, स्क्रीन पे तो है ही, फिर भी इसको आपको पढ़ के सुना देते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा हो सकता है। इसको और बड़ा करना है, प्रयास करते हैं इसको और बड़ा करने की। मान लीजिए इसे हम थोड़ा इस तरह से दिखाएं आपको, तो ठीक है? ठीक लगता है अभी तो। हाँ ठीक है। तो हम इसको आपको पढ़ के सुना देते हैं। Among the makers of modern India, the chief place will be assigned to Swami Dayanand Saraswati. At a time when there was a spiritual confusion in our country, when many of our social practices were in the melting pot, when we were overcome by superstition and obscurantism, this great soul came forward with staunch devotion to truth and a passion for social equality and enthusiasm, and worked for the emancipation of our country in all its dimensions, religious, political, social and cultural. तो ठीक है, हमने इसका इंग्लिश तो भले पढ़ लिया, लेकिन जो इसका हिंदी अर्थ सुने कि ये कहना क्या चाह रहे हैं हमारे स्वामी जी के विषय में। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन लिविंग विथ अ पर्पस टर्निंग ड्रीम इनटू रियलिटी के पुस्तक से बोल रहे हैं हम। उन्होंने क्या लिखा? आधुनिक भारत के निर्माताओं में स्वामी दयानंद सरस्वती को सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा। सर्वोच्च बोले हैं वो, टॉप, एक नंबर वाला, सबसे ऊपर। ऐसे समय में जब हमारे देश में आध्यात्मिक भ्रम व्याप्त था, जब हमारी अनेक सामाजिक प्रथाएं विघटन की ओर अग्रसर थीं, जब हम अंधविश्वास और रूढ़िवाद से ग्रस्त थे, तब इस महान आत्मा ने सत्य के प्रति दृढ़ निष्ठा,
और सामाजिक समानता के प्रति अटूट जुनून के साथ आगे बढ़कर हमारे देश के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी पासाओं में बहुत महान कार्य किया, देश के निर्माण का काम किया। ये उद्धरण लिया हमने उस पुस्तक से, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विषय में डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के द्वारा लिखा हुआ। आप एक प्रबुद्ध जिज्ञासु के तौर पे अब विचार करो कि इस सबूत के आधार पे हम कहीं भी बात करेंगे तो कोई व्यक्ति ऐसे नहीं नकारेगा कि भाई तुम तो उनके भक्त हो इसलिए उनके योगदान की बात करते हो। इससे भी आगे सोचें तो आज हम जिस विषय को लेके बैठे हैं वो विषय क्या है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई गणतंत्र दिवस का उपलक्ष्य है तो हम भारत के संविधान के बनने में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के योगदान की बात कर रहे हैं। संविधान, चलो महान पुरुष समाज सुधारक के तौर पे तो हमें सबूत मिल गया कि देश के राष्ट्रपति ने उस वक्त ऐसा अपनी पुस्तक में लिखा था। अब आगे बढ़ें तो इससे भी एक महत्वपूर्ण और मजबूत सबूत मिलता है और वो सबूत भी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी का ही है। वो 1962 में राष्ट्रपति बने तो 24 फरवरी 1963 का एक दिन था। उस दिन शिवरात्रि थी। तो शिवरात्रि के दिन बोधोत्सव के किसी अवसर में इनको कहीं वक्तव्य के लिए बुलाया गया। तो उस वक्तव्य में उन्होंने उस प्रवचन में ऐसा कहा था, जो अभी स्क्रीन पर आपको चीज दिख रही है, फिर से अंग्रेजी में है, इसको एक बार पढ़ के बताकर फिर हम आपको इसका हिंदी भी दिखा देते हैं। Dr. S. Radhakrishnan, the first Vice President of India and second President of India, also a member of the Constituent Assembly, had acknowledged in a speech on Shivratri Day, 24th February 1964, यहाँ लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर यह बात 1963 की आती है, about Swami Dayanand Saraswati that some of the reforms introduced in the Indian Constitution had been inspired by his teachings. ये किसने कहा? 1963 का माने या 1964 का माने, उस वक्त ये खुद राष्ट्रपति पद पर थे, भारत के राष्ट्रपति के तौर पे दिए हुए प्रवचन में ऐसा कहा उन्होंने कि भारत के संविधान में कई सारे जो सुधारवादी काम दिखाए गए हैं, अच्छे अच्छे प्रावधान दिए गए हैं, उनकी प्रेरणा स्वामी दयानंद सरस्वती जी की शिक्षाओं से मिली थी। ये बात जो है वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी कह रहे हैं। एक अच्छी बात समझने वाली ये भी है कि ये राष्ट्रपति तो थे, पहले उपराष्ट्रपति तो थे, लेकिन ये खुद संविधान सभा के सदस्य भी थे। ये अंदर के व्यक्ति थे, ये उन सभाओं में शामिल थे जब भारत के संविधान को बनाने की चर्चाएं हुई थी। और वो व्यक्ति कह रहा है कि भारत के संविधान के प्रावधान जो हैं उनमें कई सारे सुधारवादी प्रावधान की प्रेरणा जो है वो स्वामी जी की शिक्षाओं से मिली थी। और यह बात हमने अभी अभी उनके इस प्रवचन के उद्धरण से पढ़ी। तो ये सबूत देने के बाद हम इतना तो मानेंगे कि 1883 में भले हमें छोड़ के चले गए, देश को छोड़ के स्वामी दयानंद सरस्वती जी, लेकिन उनकी प्रेरणाएं जीवंत थी, लोगों के मस्तिष्क में थी, समाज उनको भूला नहीं था। और जब उस वक्त के विद्वतगण, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग समाज के वर्गों का प्रतिनिधिकरण करने वाले लोग संविधान सभा में शामिल हुए, तो उन्होंने जहां जहां खुद वो ऋषि की प्रेरणाओं से प्रेरित थे, वो सब बातें अपने संविधान के प्रावधानों में लाने का भरसक प्रयत्न किया और उनको काफी हद तक सफलता भी मिली। अगर कोई मुझसे पूछे कि
आप अगर 5, 10, 15 जगहें ऐसी संविधान में बताओ कि जहां आपको ऋषि दिखते हैं, जहां स्वामी दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा दिखती है, तो सबसे पहले जो मैं बताना चाहूंगा, सबसे ऊपर एक कानून के विद्यार्थी के तौर पे, इतिहास के विद्यार्थी के तौर पे और एक ऋषि भक्त के तौर पे सबसे ऊंची जो मैं बात रखना चाहूंगा वो यह रखना चाहूंगा, इसका भी हिंदी समझते हम, सेल्फ रूल, जिसे हिंदी में हम स्वराज कहते हैं। स्वराज तो आप सभी ने सुना हुआ है और आपने यह भी काफी सुना बड़े निकट के दिनों में कि स्वराज्य शब्द का सबसे पहले भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उपयोग किसने किया था? तो उसका जवाब मिलता है कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। अपने प्रवचनों में किया और अपने साहित्य में भी किया। तो अगर आप इतिहास पढ़ें, साहित्य को पढ़ने का प्रयास करें, तो आपको ये मिलता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म स्वराज, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ रूल कहते हैं, long before it became a central pillar of the freedom movement. This demand for political independence is the foundation upon which the entire constitution is built. ये मत है विद्वानों का कि सबसे पहले अगर स्वराज शब्द का किसी ने उपयोग किया तो वो ऋषि ने किया, और उसको इस अर्थ में हम ले रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1876 में स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख स्तंभ बनने से बहुत पहले की बात है। राजनीतिक स्वतंत्रता की यह मांग ही वह आधारशिला है जिस पर संपूर्ण संविधान टिका हुआ है। पूरा संविधान जो है उसका जो पिलर है, स्तंभ है, वो स्वराज है। अच्छा, 400 से भी अधिक अनुच्छेद हैं संविधान में, और जिसको हम अंग्रेजी में कानून की भाषा में आर्टिकल कहते हैं। तो इतने सारे अनुच्छेदों में हम पूरे संविधान के सार का पहला स्तंभ किसको मान रहे हैं? स्वराज, हमारा राज्य। आपको रामायण की वो घटना पता है कि राम जी ने जब लंका पर विजय पाई और अब उनको ये निर्णय करना था कि अब लंका का राज किसको दिया जाए, तो आप जानते हैं उन्होंने क्या निर्णय किया? किसे राजा बनाए? वो विभीषण। उनको अगर वो चाहते तो अपना कोई व्यक्ति बिठाते, लक्ष्मण जी बिठाते, कोई भाई बिठाते, हनुमान जी के किसी व्यक्ति को दे देते, या हनुमान जी को दे देते, सुग्रीव जी को दे देते, किसी और को दे देते, लेकिन नहीं, उन्होंने विभीषण को चुना क्योंकि वो लंका के थे और उनको वो राज्य सौंपा। तो स्वराज्य का मतलब ये होता है कि उस देश का राज्य होना चाहिए, उस देश के लोगों का राज्य होना चाहिए। और स्वामी जी ने अपने साहित्य में लिखा भी है, आपके स्वाध्याय में अवश्य आया होगा। स्वामी जी कहते हैं कि परदेसी व्यक्ति अगर आपके ऊपर राज्य करे तो वो बड़ा कितना अच्छा ही राज्य क्यों ना हो, बहुत अच्छी तरह से भले देश को क्यों ना चलाता हो, लेकिन कम सुविधा वाला, दुख से चलने वाला भी खुद के व्यक्तियों द्वारा चलता हुआ राज्य ही भले में होता है। यह स्वामी जी का कथन है। स्वराज्य ही अच्छा होता है, भले दूसरे लोग, दूसरे देश के लोग हमें यहाँ हमारे ऊपर राज्य करके हमें सोना ही क्यों ना देते हों। यह मान्यता थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। जब अंग्रेजी शासन का बहुत बड़ा अधिकारी उन्हें आकर एक दिन मिला महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को, और उन्हें कहा कि स्वामी जी, आपका बड़ा नाम है, बड़े भक्त हैं आप ईश्वर के, तो हमारी आपसे ये याचना है कि आप जब ईश्वर की भक्ति करें, हमारे
ब्रिटिश शासन का सूर्य कभी अस्त ना हो। यह बात सुनी होगी आपने, आपके कहीं ना कहीं अध्ययन में ये बात अवश्य आई होगी। तो यह भी जानते होंगे आप कि जब ऐसी प्रार्थना की गई ऋषि को, तो ऋषि का क्या उत्तर था? ऋषि ने कहा कि देखो भाई, ऐसी तो प्रार्थना मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह प्रार्थना तो रोज करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, मेरी मातृभूमि को जितना हो सके शीघ्र ही इन परदेशियों के शासन से मुक्त कराओ और स्वतंत्र देश के स्वरूप में इसको आप शुरू होने का आशीर्वाद दो। ऐसी प्रार्थना तो मैं रोज करता हूँ। यह जवाब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उस अंग्रेज सरकार के बहुत उच्च प्रतिनिधि को दिया था, और इसकी गूंज इतनी दूर तक गई थी कि विद्वान बताते हैं इसका रिपोर्टिंग ब्रिटिश सरकार तक किया गया, और इस बात की चर्चा वहां की जो पार्लियामेंट है, जैसे हमारी यहाँ संसद है, उसमें भी हुई थी कि इस सन्यासी पे नजर रखी जाए, ये हमारे देश के खिलाफ काम कर सकता है, जो इतना निर्भीक होकर हमारे ही अधिकारी को ऐसा जवाब देता है। तो स्वराज्य की भावना कितनी कूट कूट कर भरी हुई थी उनके मन में, ये हमें पता चलता है। आपने ये भी सुना है कि बाल गंगाधर तिलक जी का एक नारा है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और यह नारा इतिहास खोल के देख लें तो 1916 का है। सीधी बात है, महर्षि का साहित्य सब लोग पढ़ते थे। स्वराज्य का शब्द जब उन्होंने गुंजायमान किया, उसके बाद तो जितने भी देशभक्त लोग थे, जो भी देश के लिए काम कर रहे थे, देश को आजाद कराना चाहते थे, वो सभी स्वराज्य की बात को लेके आगे चले थे। तो उसको एक दूसरा स्वरूप देके बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये 1916 की बात है। एक बात और नहीं भूलनी चाहिए आपको, भले हम आज अपनी पूरी चर्चा को पूरा कर पाए या न कर पाए, जितना संविधान का मटेरियल हमने देखा स्वामी जी के पक्ष में, स्वामी जी से प्रभावित, लेकिन एक बात विस्तार से आपको बताना ये भी जरूरी बन पड़ रही है कि जब एक विद्यार्थी के तौर पे आप भारत का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ते थे, तो आपको एक और बात सिखाई जाती थी। शहीद भगत सिंह और उनकी विचारधारा आपने सुनी होगी। अब तो उनपे अच्छे अच्छे चलचित्र भी बन गए, उसको भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शहीद भगत सिंह जी की जो विचारधारा थी देश के लिए क्या थी और कैसे उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। हम आपको विशेष तौर पे कहेंगे कि 3 या 4 बहुत सारे चलचित्र जो बन गए शहीद भगत सिंह पर, उनमें से एक चलचित्र जो है जिसमें शहीद भगत सिंह का जो पात्र है वो अजय देवगन नाम के एक्टर ने किया है, वो आप अवश्य देखना, अवश्य ही देखना। और उनके बचपन की चीजें भी बहुत अच्छी तरह से दिखाई गई हैं। आपने ये भी सुना है कि ये कहा जाता है कि भगत सिंह जी के दादाजी आर्य समाजी थे और आर्य समाज के प्रचारक भी थे। आपको ये भी बताया जाता है कि भगत सिंह जी का यज्ञोपवीत संस्कार आर्य समाज के भवन में हुआ था। तो ये तो आप और हम कहते हैं, आर्य समाज ही कहते हैं, तो कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, लेकिन अगर उस चलचित्र को देख लो, वो तो हमारे व्यक्तियों ने नहीं बनाया है, फिल्म बनाने वाले लोगों ने बनाया है। तो आप उस चलचित्र में भगत सिंह जी के बचपन का एक सीन देखेंगे तो उसमें उनके घर में आपको महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का चित्र लगा मिलेगा, जो इस बात का सबूत है कि उनका जो घर था, उनका जो बचपन था, वो स्वामी दयानंद जी से प्रेरित था, अभिभूत था और उनके अनुयायियों में से एक था।
इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक बात और आपने पढ़ी होगी, अगर आपको इस बात में रस है तो जरूर पता होगा, नहीं तो हम आपको संक्षिप्त में बता दें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के तौर पे हम जिसको जानते हैं, उस पार्टी ने ब्रिटिश की सरकार से एक मांग करी थी। और वो मांग क्या थी? उन्होंने कहा कि देखिए, आप हमें आजाद नहीं कर सकते, ठीक है, आप हमें डोमिनियन स्टेटस दे। तो डोमिनियन स्टेटस माने पराधीन स्तर का एक राज्य मांग रहे थे वो, कि मालिक आप रहो, ब्रिटिश की सरकार मालिक रहे भारत की, लेकिन सरकार हम चलाएं, ऐसा डोमिनियन स्टेटस मांगा था उन्होंने। डोमिनियन स्टेटस का मतलब पराधीन होना, दूसरी सत्ता हमको डोमिनेट करे और हम उसके नीचे की सत्ता के तौर पे अपना देश चलाएं। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की मांग थी, ये ऑफिशियल है, इसको जाके देख सकते हैं आप। हमारे आपके बच्चे स्कूल में डोमिनियन स्टेटस पे निबंध लिखते हैं और प्रश्नों का जवाब देते हैं। 1928 में जब भगत सिंह जी ने बम फेंका, ब्रिटिश सरकार के जड़ें हिलाई और उसके बाद उन पर अभियोग चला, केस चला, ब्रिटिश की सरकार उनको फांसी पे चढ़ाना चाहती थी। पूरी प्रक्रिया 2 से 2.5 साल तक चली और फिर जाके 23 मार्च 1931 में शहीद भगत सिंह को उन्होंने फांसी पे चढ़ाया। तो जितना समय यह केस चलता रहा, तो भगत सिंह और उनके साथियों ने, जिनमें राजगुरु और सुखदेव भी प्रमुख थे, उन्होंने एक व्यूह रचना ऐसी बनाई कि जब कोर्ट में केस चलता था और पत्रकार लोग उस केस को सुनने आते थे और जो केस में बातें हुई वो वर्तमान पत्रों में प्रकाशित करते थे, तो ये जानबूझ के वो अपनी सिद्धांतों की, अपनी योजनाओं की बात केस में कहते थे, ताकि देश की जनता सुने कि यह जो शहीद होने के लिए तड़पने वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं। और इस कारण से शहीद भगत सिंह जीते जी इतने लोकप्रिय हो गए थे, जीते जी, मरने के बाद तो हमारे देश के रत्न हैं ही वो, जीते जी इतने लोकप्रिय हो गए थे, तब कांग्रेस के युवा लोग ये मानने लगे थे कि शहीद भगत सिंह, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे वो लोग महात्मा कहते थे, उनसे ज्यादा लोकप्रिय हो चुके देश के युवाओं में। और यह बात कांग्रेस को खटकने लगी। जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी से जाके मिले कि देखिए, हालत बहुत खराब है, भगत सिंह का नाम देश के युवाओं पे नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जुबान पे भी आ गया है। और उसने पूर्ण स्वराज की मांग करी है कोर्ट के बयानों में, कि हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं। और कहीं पर जवाहरलाल नेहरू जी ने भी उनका एक बयान ऐसा दे दिया जिसमें भगत सिंह की प्रशंसा कर दी। गांधी जी नाराज हो गए, भाई तुमने शहीद भगत सिंह की प्रशंसा क्यों की? तुम जानते हो कि वो हमारे सिद्धांतों पर नहीं चल रहा। तो जवाहरलाल जी ने कहा कि देखिए, अगर अभी नहीं संभले तो ये पूरा जो संग्राम है वो आपके हमारे हाथों से निकल जाएगा। पूर्ण स्वराज की जो मांग भगत सिंह ने देश के सामने रखी है, ये हमें कॉपी करनी पड़ेगी। इसकी नकल करी कांग्रेस ने। 1929 के उनके अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने प्रवचन में ये घोषित किया कि हम पूर्ण स्वराज से कम कुछ नहीं चलाएंगे। तो ये पूर्ण स्वराज की जो मांग है, ये कांग्रेस को सिखाने वाले वो शहीद भगत सिंह थे। नहीं तो क्या पता डोमिनियन स्टेटस लेके रह जाते और आप और हम आज भी अपने पासपोर्ट पे बरतानवी सिक्का लगा के घूमते होते, ब्रिटिश सरकार का एक सिंबल लगा होता हमारे आपके पासपोर्ट पर। तो जो स्वराज्य का सिद्धांत ऋषि से आगे चला, बाल गंगाधर तिलक जी ने उसको आगे बढ़ाया, शहीद भगत सिंह ने उसको वाचा दी, फिर उसको
कांग्रेस ने भी स्वीकारा और पूर्ण स्वराज की डिमांड आगे बढ़ी, और यह आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंची, यह अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है, वो कोई भी व्यक्ति सबसे पहले जब पढ़ता है तो सबसे पहले क्या पढ़ता है? महर्षि ने भी लिखा है कि किसी भी पुस्तक को जब उठाओ तो सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? भूमिका। भूमिका पढ़नी चाहिए, उस पुस्तक की भूमिका पढ़नी चाहिए। यहाँ तक कि स्वामी जी ने भूमिका पढ़ने का जो लाभ है उसके बारे में पूरा विस्तृत एक पैराग्राफ लिखा है कि भाई लेखक का आशय आपको उसके इस तरह के कथनों से पता चलता है कि वो कहना क्या चाहता है, अर्थघटन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका है, वैसे संविधान की भी भूमिका है, एक पन्ने की छोटी सी, जिसे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो हम हिंदी में प्रस्तावना के तौर पे जान सकते हैं, और कहीं कहीं इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। यह जो है, ये भारतीय संविधान की उद्देशिका है, प्रस्तावना है। छोटी स्क्रीन है, अब इसको थोड़ा बड़ा करके देखने का प्रयास करें तो देखिए, कुछ अक्षर पढ़ाई दे रहे हैं शायद आपको। दिखाई दे। हाँ, देखिए, ये है प्रस्तावना। वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है जब ये अंग्रेजी में पढ़ी जाती है, और यहां इसमें लिखा हुआ है, हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर बाकी के शब्द लिखे हैं, अभी हम सिर्फ आपको इस शब्द पे लेना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवेरेन, सार्वभौम, पूर्ण स्वराज्य वाली। तो यह माना जाता है कि ये जो सोवेरेनिटी की बात आई, पूर्ण स्वराज्य की बात आई, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने की बात आई, उसका मूल कहां पर है? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के स्वराज्य की अवधारणा में है। और उसके बाद क्या क्या हुआ, किन किन नेताओं ने उसको आगे बढ़ाया, यह भी हमने संक्षिप्त में सुना। तो कोई अगर हमसे पूछे कि भारत के संविधान पर ऋषि का सबसे बड़ा सिक्का दिखाओ, सबसे बड़ा निशान दिखाओ, तो हम कहेंगे प्रस्तावना पढ़ो, और उस प्रस्तावना में देखो कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने की जो प्रेरणा आई थी पूर्ण स्वराज की, वो उन्हीं से आई थी। वो चलकर संविधान सभा के सदस्यों के अंतर मन में उनको सही मार्ग पर प्रेरित करते हुए समझ में आई, और उन्होंने उसको प्रस्तावना का भाग बनाया। और भी बढ़िया बढ़िया बातें उसमें हैं, सामाजिक न्याय की बात है, समानता की बात है, और जहां जहां सामाजिक न्याय और समानता की बात है वहां वहां भी हमें ऋषि दिखाई देते हैं। तो हम पूरी प्रस्तावना को अभी यहाँ फिर से दोहराते नहीं, समय कम है, इसलिए हम बाकी चीजों पर थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं ऋषि की, और कहाँ कहाँ हमें छाप दिखाई देती है। तो जो प्रस्तावना है, ये हमने इसका ऊपर का भाग देखा, इसके नीचे के भाग में भी देखेंगे तो भी आपको कई इस तरह के हमारे आपसे मिलते हुए सिद्धांत आपको दिखाई देंगे। एक और चीज जो आप जानते हैं, सभी लोग कहते रहते हैं और मानते भी हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद जी ने हमारी समाज में से छुआछूत हटाने का बड़ा प्रबल काम किया। अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी का दूषण था, लोग मानते थे कि फला फला जाति के व्यक्ति को अगर कोई छू ले तो पाप लग जाएगा,
स्नान करना पड़ेगा, विधि करनी पड़ेगी। तो जो अनटचेबिलिटी का शाप था समाज पर, वो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उजागर किया और सबको समान भाई बहन परमपिता परमात्मा की संतान के तौर पे होने की जो उन्होंने बात कही, उस बात ने आगे चलकर संविधान में एक पूरा अनुच्छेद ले लिया। आर्टिकल 17 हमारे संविधान का है, जिसके द्वारा अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया गया है। क्या कहता है वो अनुच्छेद? देखिए, उस अनुच्छेद का कहना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अस्पृश्यता और जन्म आधारित जाति व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया और इसके बजाय योग्यता आधारित वर्ण व्यवस्था की वकालत करी। अब जो आप देख रहे हैं वो हमारे संविधान का आर्टिकल 17 अंग्रेजी में आपको दिखाई दे रहा है। और अब अनुच्छेद 17 हम हिंदी में देख रहे हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी प्रकार की अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अनटचेबिलिटी को हटाने का काम स्वामी जी के आंदोलनों से, प्रवचनों से, साहित्य से चल के संविधान तक पहुंचा है। और ये जो समस्या है ये बहुत हद तक कम हुई है, लेकिन अभी भी आप न्यायालयों में देखेंगे तो कई सारे केसों में अभी भी बड़े छोटे गांवों में कहीं कुएं से पानी पीने इत्यादि जैसे मसलों पर अभी भी ये दिखाई देती है। ऐसा हमने कानूनी कई डॉक्यूमेंट्स में देखा हुआ है। तो इसका पूर्णतया उन्मूलन होना चाहिए। साथ साथ में आपने देखा अनुच्छेद 17 की भाषा में जन्म आधारित जाति जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो केवल आर्य समाज वो संस्था है जो कहती है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म आधारित है, प्रोफेशन बेस्ड है, मेरिट बेस्ड है, बर्थ बेस्ड नहीं है, जन्म आधारित नहीं है। तो यह बात आज के दिनों में भी खुलेआम मंच से कहने वाली अगर कोई संस्था है तो वो आपको ऋषि की संस्था मिलेगी। बाकी नहीं तो लोग आज भी ब्राह्मण के बेटे को ब्राह्मण, भले वो मजदूरी करता हो, उसको कहना चाहेंगे। भले वो रसोई बनाता हो, लेकिन वो कहेंगे कि ब्राह्मण के हाथ की रसोई खाई। होना यूं चाहिए कि किसी भी वर्ण की संतान जब अपनी योग्यता के अनुसार जैसा जैसा जो जो काम करती हो तो उसको उस वर्ण का माना जाना चाहिए। सरकार भी अपने सिस्टम में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इसी तरह से बनाती है। क्लास 2 के अफसर के बच्चे को सीधे क्लास 2 का अफसर नहीं बना देती। जैसे जैसे व्यक्ति योग्यता प्राप्त करे, कंपटीशन में भाग ले और अपनी योग्यता बढ़ाता जाए, प्रमोशन लेता जाए, तब जाके वो अपने अपने क्लास को पहुंचता है। और यही व्यवस्था जो है वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था के बराबर है। तो आर्टिकल 17 भी हमें ऋषि की याद दिलाता है। अस्पृश्यता को हटा दिया, अनटचेबिलिटी को हटा दिया। आप जानते हैं भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 16 में ये सब चीजें आ जाती हैं। बहुत विस्तार से हम नहीं देखेंगे, सिर्फ एक ही बात को हम छूना चाहेंगे यहाँ पे, सिर्फ एक ही बात। ये जो अनुच्छेद 14, 15 और 16 है, तो आप अनुच्छेद 14, 15, 16 को देखेंगे। 14 के बारे में लिखा गया है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, यह राज्य को किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के भूभाग में कानूनों के समान रक्षण से वंचित करने से रोकता है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून सर्वोच्च है और सभी के लिए समान है। ये अनुच्छेद 14 की बात की हमने। थोड़ी छोटी सी बात 15 की करते हैं। राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश की समान सुनिश्चित करता है।
समानता सुनिश्चित करता है। साथ ही राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। ये 15 की बात। और इसी तरह से 16 में भी इसी तरह की बात है। और धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास के आधार पर रोजगार में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वगैरह वगैरह। इसकी और विस्तार से चर्चा हो सकती है आगे चल के। शायद आप जब इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो देश में जो आरक्षण की बहुत गंभीर चर्चा चल रही है उसकी भी आपको याद आ सकती है। लेकिन हम एक बात यहाँ छूना चाह रहे हैं, समानता के इस अधिकार में एक बात स्पष्ट की गई कि आप लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे। और अगर कोई एक संस्था है जो यह कहती है कि यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार स्त्री को भी है, तो वो सिर्फ आर्य समाज आपको मिलती है। ये एक ही संस्था है जो यह कहती है कि वेद पढ़ने का अधिकार स्त्री को भी है, और ये ऋषि की संस्था ये कहती है। और जो बात आपको आर्टिकल 14, 15, 16 में भी दिख रही है। और अगर आपको याद दिलाएं, निकट के समय में ही कितने सारे अपने आप को धर्मगुरु कहने वाले लोगों ने मंच से ऐसा वक्तव्य दिया है कि स्त्री अगर वेद पढ़ ले, गायत्री मंत्र पढ़ ले तो उसको रोको, ऐसा कहते हैं वो। स्त्री को, बहन को, माँ को, महिला को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा सिखा पढ़ा रहे हैं। और उसको व्यासपीठ कहते हैं, उस गद्दी को धर्म का स्थान कहते हैं वो लोग। और ये सिर्फ वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध है ऐसा नहीं, ये संविधान के विरुद्ध भी बात कर रहे हैं। संविधान ने भी कहा है कि इस तरह का कोई भेदभाव करना ठीक नहीं है। तो इस तरह की समानता की बात जो 14, 15, 16 में आई, उसका मूल भी आपको ऋषि की शिक्षाओं में मिलेगा, जो सर्वों के साथ, सबके साथ धर्म अनुसार प्रीति पूर्वक यथा योग्य बरतने की प्रेरणा देते हैं। तो संविधान में और भी कई सारे प्रावधान हैं। चर्चा तो अभी और लंबी चल सकती है, लेकिन 5:06 हुए हैं, जो आपकी 4 से 5 की सभा है। एक धार्मिक चर्चा और सभा का जो अनुशासन है वो ये भी कहता है कि समय का ध्यान रखना चाहिए। हर व्यक्ति जो सत्संग में, सभा में आया है, वो ये सोचकर आया होगा कि भी देखो 5 बजे मैं मुक्त हो जाऊंगा और अपने बाकी के काम करूंगा। तो इसलिए अगर आपको अवसर होगा तो करीब करीब इतना ही समय और हम इस विषय पे लगा सकते हैं। और बहुत सारी विस्तृत चर्चाएं हैं कि स्वामी जी का चेहरा और कहाँ कहाँ हमें संविधान में दिख रहा है। तो हम यहीं पर अपने इस समय अवधि को देखते हुए अपनी वाणी को अल्प विराम देते हैं। बाकी कभी अवसर मिला तो हम इस चर्चा को भारत के संविधान और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इस विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है मुनि जी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ जी। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।